हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोगों ने स्टडी कर लिया था क्या, फंडामेंटल्स ऑफ इनकम टैक्स हम लोगों ने स्टडी कर लिया। हमने रेजिडेंशियल स्टेटस देखा, है ना। हेड्स ऑफ इनकम पढ़ा, सोर्स ऑफ इनकम पढ़ा, है ना। रेजिडेंशियल और लीगल दोनों स्टेटस हमने इंडिविजुअल के स्टडी कर लिया। प्लस हम लोगों ने स्लैब रेट देखा, है ना। प्लस कंपनीज कितना परसेंट टैक्स देती है, फर्म कितना टैक्स देती है, वो भी सब हम लोग ने स्टडी कर लिया ना। अब हम लोग जो पहला हेड हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं अपना हेड्स ऑफ इनकम में, ये 5 हेड है जिसमें हम लोग आज फर्स्ट हेड हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, है ना। तो सैलरी स्टार्ट करते हैं। सैलरी में है क्या बेसिकली, अगर हम लोग देखें तो पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी। अब सभी को पता है सेक्शंस में चेंजेस हुए। सो टू चेक द सेक्शन हम लोग चाहेंगे यहाँ पे क्या, सीबीआईसी की साइट पे, सीबीडीटी सॉरी, सीबीडीटी पे जाते हैं। जैसे कि सब लोग को पता है ऑलरेडी, आप लोग भी इसको सीख चुके हो कि कैसे हमें कंपैरिजन करना होता है। हम लोग को जाना होता है क्या, इनकम टैक्स एक्ट में, यहाँ पे वाइज और वाइज हमें करना है। अब अगर हम लोग देखते हैं इनकम टैक्स 1961 और 2025, यहाँ पे हम लोग सेक्शन 15 लिखते हैं, सेक्शन 15, है ना। तो अगर सेक्शन 15 पे जा रहे हैं, ये सैलरी को डिफाइन किया गया है, तो नए सेक्शन में भी सेम सेक्शन है, सेक्शन 15 में ही हम लोगों ने सैलरी को डिफाइन किया हुआ है। पॉइंट क्लियर। तो सैलरी का देखो मतलब क्या होता है, तो नए सेक्शन में भी सेम है, पुराने सेक्शन में भी सेम है। अगर हम लोग देखना चाहते पढ़ना चाहते दोनों को सेम है। डेफिनेशन में कोई खास चेंजेस, को बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया है। हाँ, एक दो पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, बट बेटर विल भी हम लोग सिंपल लैंग्वेज में इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेक्शन 15 क्या है, चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन मतलब क्या होता है, चार्जिंग सेक्शन का मतलब वो सेक्शन जिसमें बताया जाता है कि सैलरी के ऊपर क्या लगने वाला है, सैलरी के ऊपर हम लोग टैक्स चार्ज करेंगे। ये आपकी इनकम की हेड होगी और इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, टैक्स चार्ज करेंगे। नाउ सेक्शन 16 होता है, अंडर 16 में क्या होता है, इसमें क्या डिडक्शन दिए गए हैं कि सैलरी में कौन कौन से डिडक्शन होंगे। तो अगर हम यहाँ पे टाइप करें 16, है ना, तो 16 में अगर देखेंगे तो डिडक्शन फ्रॉम सैलरी अभी भी सेम है ना। जी हाँ, डिडक्शन भी सेम है। यहाँ पे कौन कौन सा है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना। नहीं अच्छा 19 हो गया, सॉरी गलत मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे 16 था, अब 19 सेक्शन हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग नया सेक्शन मेंशन कर ले रहे हैं, इसको यहाँ पे कट कर देते हैं। तो पहले 16 था डिडक्शन का, अब डिडक्शन के लिए देखिए क्या आ गया, सेक्शन 19 आ गया। इसमें 16 में अगर हम लोग देखें तो दिया हुआ है क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रखा है ना। और क्या दिया हुआ है, और भी कई डिडक्शंस दे रखे हैं। हम्म। तो ये डिडक्शन का चैप्टर यहाँ पे दिया है, यहाँ पे भी देखो उस तरह से डिफाइन किया गया है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं डिडक्शंस हैं क्या क्या। काफ़ी लंबा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो सेक्शन 19 के बारे में डिस्कस करते हैं। सेक्शन 19 में डिडक्शन अंडर सेक्शन सैलरी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। पहले ये क्या था, अंडर 19 के सेक्शन के सेक्शन 1A होता था, अभी यहाँ से हट गया। ठीक है ना। अगर आपको अगर ये भी देखना है तो आप ये लिख सकते हो, 16 ब्रैकेट में IA, 16, 16 को और एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ पे, IA था तो, है ना। IA में डिडक्शन को एक्सप्लेन किया गया था यहाँ पे। फिर क्या था 16 की क्लॉज 2 में, 16 की क्लॉज 3, ये तीन थे, है ना। अब यहाँ देखो 19 की सबसेक्शन 1,
The income chargeable under the head of salary shall be computed after making the deductions in respect of sum of nature mentioned in column B of table following table, not exceeding the amount mentioned in the column C. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड एक्शन है, स्टैंडर्ड एक्शन सब लोगों को समझ में आ रहा है। 19 में 2 में 2A में है और ये 2B में है। 75,000 और सैलरी, द सैलरी विच एवर इज लेस वेयर द इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 2021। यानी अगर नए टैक्स रिजीम में आ रहे हो, पुराने टैक्स रिजीम में जा रहे हो तो कितना डिडक्शन है, वही है। ठीक है ना। तो 19 में अगर हम लोग डिस्कस करें, सेल नंबर 2, दो डिडक्शन आ गए 19 में, ए और बी, ए एंड बी। ए में कौन सा है, सबको समझ में आया। ए में आपका 75,000 है, यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ 75,000, और बी में क्या है 50,000, है ना, आपका डिडक्शन है। ठीक, अब जो देखिए यहाँ पे इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन 16 की क्लॉज 2 में था। ये देखो, डिडक्शन ऑफ एनी अलाउंस इन नेचर एंड इंटरटेनमेंट अलाउंस। तो अब अगर इंटरटेनमेंट अलाउंस की बात करेंगे, ग्रेजुटी, इंटरटेनमेंट अलाउंस, कहीं कुछ दिया इंटरटेनमेंट अलाउंस, नहीं दिया। अब इंटरटेनमेंट अलाउंस के डिडक्शंस के बारे में कोई डिस्कशन है ही नहीं नए लॉ में, कम्यूटेड पेंशन को लेकर के है। इंटरटेनमेंट अलाउंस जैसे जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, एम्प्लॉय को किस लिए दिया जाता है, टू इंटरटेन कस्टमर्स, क्लाइंट। जैसे मान लो आपकी कंपनी है, बैंक में काम कर रहे हो, तो कभी कोई क्लाइंट आ गया तो उसके ऊपर खर्चा कर दो, उसको एंटरटेन कर दो, दैट मीन्स उसको तो कॉफ़ी वॉफ़ी मंगा दो, उसके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगा दो, उसके लिए पैसे मिलते हैं एंटरटेन करने के लिए, क्लाइंट को एंटरटेन करना। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कैश इक्विवेलेंट फॉर द लीव सैलरी, पेमेंट नेचर डिफर्ड। ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं है सर इंटरटेनमेंट अलाउंस का, है ना। फॉर द पर्पज ऑफ टेबल रेफर्ड इन सबसेक्शन ए इन रिस्पेक्ट ऑफ एंट्रीज अगेंस्ट द सीरियल नंबर 6 ग्रेजुटी। बी, एंट्रीज सीरियल नंबर 6 to 14 को बी में लिखा गया है, मतलब अलग अलग है, पूरा कंपनसेशन को इन्होंने अलग अलग क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आते हैं, तो अब इंटरटेनमेंट अलाउंस यहाँ पे खत्म। नहीं कर रहा मैच। ओके, सो ये हम लोग का टोटल 19 हो गया, सारे सेक्शंस को 19 में कन्वर्ट कर दिया, तो अब इसको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। दैट मीन्स अब ये जो छोटे छोटे सेक्शन जो अलग अलग हम लोग पढ़ते थे, इनको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे 19, या रहने दो, पहले ये सब पुराने रहने दिया जाए, और इसमें क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं, दैट्स इट। चलिए, तो अब डिडक्शन समझ लेते हैं। सैलरी जब आपकी इनकम आती है तो पूरी सैलरी पे आपको टैक्स लगेगा, लेकिन उस टैक्स से बचने के लिए क्या दिया गया है, आपको डिडक्शंस भी दिए जाते हैं कि अगर आपको सैलरी में कुछ कटौती हो जाएगी तो जाहिर सी बात है सैलरी आपकी घट जाएगी, और सैलरी जब घटेगी तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। तो ये टैक्स, ये सेक्शन बोलता है कि हम आपकी सैलरी पे टैक्स लगाएंगे, फिर ये सेक्शन कहता है ठीक है आपकी सैलरी में ये अमाउंट रिड्यूस हो सकता है, और जब ये अमाउंट रिड्यूस होगा दैट मीन्स आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। अब इसमें रिड्यूस जो होगा वो किस सेक्शन में आ रहा है, 19 सेक्शन में, जो डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ सैलरी में होगा। अब सैलरी में जो रिडक्शन जो यहाँ पे कवर किया जा रहा है, सबसे पहले कौन सा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000, 75,000 टू 50,000। न्यू टैक्स रिजीम में आप लोग को पता है डिडक्शन कितना मिलता है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में आ रहे हो, आप 75,000 का डिडक्शन ले लो टोटल इनकम में से। मान लीजिए आपकी इनकम कितनी हो रही है, 4,75,000, सीधे 75,000 लेस आपके 4 लाख पे टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम क्या है
4,75,000 आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहे हो, पुराने टैक्स रिजीम के तहत आप टैक्स दे रहे हो, पुराने टैक्स रिजीम जो स्लैब रेट आपने पढ़ा था, तो वहाँ पे 50,000 आप सैलरी माइनस कर सकते हो, बाकी 4,25,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है इंटरटेनमेंट अलाउंस। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया अभी कि कई बार क्या होता है जब आप एम्प्लॉय होते हो, कई बार कंपनी में किसी ऐसे पोजीशन पे हो कि आपके पास क्लाइंट आते हैं, अब उन क्लाइंट को थोड़ा एंटरटेन करना पड़ता है, तो उनको एंटरटेन करने के लिए आपको कुछ क्या मिलता है, इंटरटेनमेंट अलाउंस। जैसे मान लो महीने का 5,000 रुपये मिला, तो वो किसके ऊपर खर्च करने के लिए मिल रहा है, क्लाइंट्स के ऊपर, है ना। तो अगर आपको सपोज करो महीने का 5,000 मिला और आपने 5,000 पूरा खर्च कर दिया, तो आप क्या करो, आपकी पहले तो वो इंटरटेनमेंट अलाउंस जो मिला वो आपकी सैलरी में ऐड होगा, फिर माइनस कर देना नीचे, इंटरटेनमेंट अलाउंस का आप डिडक्शन ले लेना। लेकिन इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन किसको मिलता है, ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, प्रोफेशनल टैक्स एंड एम्प्लॉयमेंट टैक्स, ये भी एक तरह का टैक्स होता है जो ड्यूरिंग द जॉब आपकी सैलरी में से कटता है। तो अगर आपकी सैलरी से अगर पी टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स के नाम से कुछ भी कटा है, तो आप उसका भी डिडक्शन ले लेना। ठीक है ना, मान लो हर महीना 200 रुपये कटा है, तो साल का कितना कटा होगा, 2,400 रुपये। तो जो भी आपकी साल टोटल सैलरी आएगी उसमें से 2,400 माइनस कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये टैक्स के नाम पे कट चुका है। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन 17 जहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, अब सेक्शन 17 देखो किससे रिप्लेस हुआ है, इसको समझते हैं। तो मैं यहाँ पे 17 लिखता हूँ, जहाँ पे इन सबको डिफाइन किया गया। अब देखो सैलरी को, इनकम फ्रॉम सैलरी वही है, 16 में ही डिफाइन किया गया है ना। 17 में परक्यूजिट हो गया, 18 में प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। पहले जो एक ही सेक्शन में था तीनों, अब तीनों को अलग अलग डिफाइन कर दिया गया है ना। 16 में क्या है, 16 में सैलरी हो गई। तो जो डेफिनेशन एक सेक्शन हुआ करता था, अब ये तीनों सेक्शन अलग अलग हो गए। पहले तो ये पहले कट कर देते हैं। अब ये इसकी जगह पे कौन सा सेक्शन आ गया, 16, और ये जिसमें है 17, और ये किसमें है 18। सीरियल वाइज सेक्शन उन्होंने बना दिया, और इन तीनों को हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। ये पुराने सेक्शन में थे, अभी नए सेक्शन में ये हो गए 16, 17, 18। क्लियर। तो सैलरी सबको क्लियर है। परक्यूजिट क्या होता है, परक्यूजिट हम लोग पढ़ेंगे आगे कि एग्जैक्टली आपको कंपनी की तरफ से क्या होता है, कुछ पर्सनल बेनिफिट्स दिए जाते हैं। पर्सनल बेनिफिट लाइक आने जाने के लिए कार, रहने के लिए मोबाइल, रहने के लिए सॉरी घर, बातचीत करने के लिए मोबाइल, ये सब चीज़ें आपको दी जा रही हैं। तो आखिर में उसका खर्चा उठा कौन रहा है, कंपनी उठा रही है ना। तो कंपनी अगर सपोज आपका मोबाइल का बिल आपकी कंपनी दे रही है, तो आप, वो भी आपकी इनकम ही है, आप ही के ऊपर खर्च कर रही है। आपका एकोमोडेशन सपोज 5,000 रुपये रेंट कंपनी देती है, तो आप ही के ऊपर तो खर्च हो रहा है, वो आपकी इनकम ही है। इसको हम परक्यूजिट्स कहते हैं, जिसको शॉर्ट में कई लोग पर्क्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्क्स। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, पर्सनल बेनिफिट या फैसिलिटीज जो कंपनी आपको दे रही है ड्यूरिंग योर एम्प्लॉयमेंट, है ना। जब तक आप नौकरी में रहते हो तब तक ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं, जैसे ही नौकरी गई ये सारी सुविधाएं छीन ली जाते हैं। नहीं, सारी जगह पे, सारी जगह। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, 18, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। कई बार क्या होता है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, एम्प्लॉयज़ को, हो तो तुम एम्प्लॉय कंपनी के, लेकिन तुमको प्रॉफिट में भी कुछ हिस्सा दिया जा रहा है। प्रॉफिट में भी तुम्हें सपोज करो, जैसे कंपनी के तुम मैनेजर हो, तुमको 5% हम प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हैं कि 5% देंगे, 2% देंगे, वट एवर द प्रॉफिट विल कम, है ना। तो आपको प्रॉफिट में भी हम हिस्सा दे रहे हैं, तो जाहिर से बात है वो भी क्या होगा, आपकी सैलरी का पार्ट होगा। क्यों, क्योंकि आप कंपनी के पार्टनर नहीं हो, एम्प्लॉई हो। तो आपको किसी भी नाम से हम देना, आपको किसी भी नाम से बोनस, कमीशन, फीस, किसी भी नाम से, चूंकि तुम मेरे एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर तुम्हें किसी भी नाम, तो वो क्या है, सैलरी का ही पार्ट होता है। यहाँ पे प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है, प्रॉफिट में आपको हिस्सा दिया जा रहा है। पॉइंट समझे। तो ये सारे के सारे सेक्शन है। नाउ नेक्स्ट, आज जो हम लोग को स्टार्ट करना है वो सैलरी से स्टार्ट करना था। तो सैलरी का मतलब क्या होता है, पहला नंबर सैलरी के लिए ये पॉइंट कंप्लीट होना चाहिए, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे XYZ कंपनी गिव 15,000 टू मिस्टर सुनील, तो यहाँ पे अगर XYZ कंपनी क्या दे रही है, 15,000 रुपये सैलरी हर महीना दे रही है, किसको, मिस्टर सुनील को। तो यहाँ पे XYZ कंपनी क्या हो गया, एम्प्लॉयर हो गया,
और मिस्टर सुनील क्या हो गए, एम्प्लॉय हो गए। रिलायंस कंपनी लिमिटेड गिव्स 50,000 टू मिस्टर अजय हु इज द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। तो यहाँ पे रिलायंस कंपनी लिमिटेड 50,000 रुपये दे रहा है किसको, अजय को। हु इज द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, कंपनी का जो डायरेक्टर होता है नॉर्मली वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता है ना, वो एक प्रोफेशनल जो अपनी कंपनी को सर्विस दे रहा है वो फीस लेता है। वो क्या लेता है, फीस लेता है। अब यहाँ पे ये पॉइंट डिपेंड होगा कि बिहेव लाइक ओनर और डायरेक्ट एम्प्लॉय। अब अगर तुम्हारा बस नाम में, तुम्हारे इस डेजिग्नेशन के नाम में बस डायरेक्टर लगाया, बस तुम काम कर रहे हो 10 से 5 की ड्यूटी, है ना, ऑफिस ड्यूटी तुम कर रहे हो, तो फिर तुम्हारा क्या है, बस नाम के डायरेक्टर हो, रियल में तो तुम एम्प्लॉय हो, तो तुम सैलरी में आ जाओगे। लेकिन अगर तुम डायरेक्टर हो, 10 से 5 की डायरेक्टर का जब मन करता है कंपनी में आता है, जब मन करता है जाता है, इज दैट क्लियर, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। दूसरा नंबर है क्या, वो एक एम्प्लॉय की तरह नहीं होता, वो एक तरह से सर्विस दे रहा है किसको, अपनी कंपनी को। और वहाँ पे वो फीस लेता है, क्या लेता है, फीस लेता है। तो वो सैलरी हेड में नहीं जाएगी, किस में नहीं जाएगी, तो किस हेड में जाएगी फिर, अदर सोर्स। किस में जाता है, अदर सोर्स में जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, राम एंड श्याम कंपनी पे सैलरी टू राम एंड श्याम। यहाँ देखो राम और श्याम क्या है, पार्टनर है, इन्होंने पार्टनरशिप फर्म बनाया। और ये लोग कहते हैं, राम कहता है चलो मैं अकाउंटेंट का काम कर दे रहा हूँ, मैं अकाउंटिंग सैलरी उठा दे रहा हूँ। श्याम कहता है मैं मैनेजर वाला काम कर दे रहा हूँ, मैनेजमेंट देख ले रहा हूँ, तो मैनेजर वाली सैलरी उठा ले रहा हूँ। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है। तुम्हें एम्प्लॉयर, तुम्हें एम्प्लॉय, तुम ही दोनों ओनर हो, तुम ही दोनों अपनी कंपनी के एम्प्लॉय बन गए। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे अगर राम और श्याम 25,000 हर महीना उठा रहे हैं अपने फर्म से, तो वो सैलरी हेड में आएगा ही नहीं। सैलरी के लिए ज़रूरी है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। तो यहाँ पे फिर वो 25,000 जो तुम उठाओगे किस हेड में जाएगा, वो किस में जाएगा, 25,000 रुपये, 25,000 रुपये प्रॉफिट में हिस्सा ले रहे हैं, पर्सनल नहीं यूज़ के लिए, प्रॉफिट में हिस्सा। तो ये प्रॉफिट का जो हिस्सा इन लोगों को मिलेगा 25,000, जो भी ये लोग उठा रहे हैं सैलरी के नाम से उठा रहे हैं ना, किस नाम से उठा रहे हैं भाई, फर्म है, फर्म तो सैलरी किसी और को देती, जिसको अपॉइंट करते, तुम उसको ना अपॉइंट करके तुम खुद ही वो अकाउंट वाला काम कर रहे हो, तो तुम अपने नाम पे सैलरी उठा रहे हो, तो वो पता है कौन सी इनकम होगी, वो पीजीबीपी की इनकम होगी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। एक पार्टनर हो ना तुम, ओनर हो, पार्टनर हो, तुम अपने फर्म से किसी भी नाम से कुछ भी पैसा उठाओगे, वो तुम्हारी बिजनेस इनकम ही ट्रीट की जाएगी। कौन सी इनकम, बिजनेस इनकम। तो ये हो गया एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, जिसमें फर्स्ट वाले केस में सिर्फ था, बाकी दोनों केसेस में मिसिंग था। अगला जो सेक्शन 15 है, जो 15 सेक्शन अब चेंज हो चुका है, नहीं नहीं वही है, सॉरी, 15 सेक्शन ही है। तो 15 सेक्शन चार्जिंग कहता है कि सैलरी पे, आखिर में सैलरी पे जो टैक्स चार्ज होगा वो किस बेसिस पे चार्ज होगा, सैलरी टैक्सेबल है लेकिन किस बेसिस पे। तो कहा यार ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले हो जाए। मेरी सैलरी ड्यू हो, जैसे आपकी सैलरी अगर ड्यू हो या रिसीव हो, विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले हो, वो टैक्सेबल होती है, ड्यू और रिसीव। तुम एम्प्लॉय हो, तुम्हारी सैलरी इस महीने की ड्यू हो गई, मिला नहीं है, कब ड्यू होती है, मंथ एंड में, मिलती कब है, 7 तारीख को। तो मंथ एंड हो गया, ड्यू हो गया, सर टैक्सेबल हो गया, भले आपको सैलरी मिली हो कि ना मिले हो। बात समझे कि नहीं समझे। लेकिन अगर सपोज करो सैलरी ड्यू होती है मंथ एंड में, लेकिन तुमने 25 को ही सैलरी उठा लिया, एडवांस उठा लिया ना, तो 25 को उठा लिया, 30 को ड्यू होती है, तो 25 को जैसे उठाया उसी दिन वो टैक्सेबल हो गई, जो दोनों में से पहले हो, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। एरियर ऑफ सैलरी बट सब्जेक्टेड टू सेक्शन 89(1) ऑफ रिबेट, एरियर ऑफ सैलरी होती है। तो एरियर ऑफ सैलरी का भी ये सेक्शन में रिमूव कर रहा हूँ। एरियर ऑफ सैलरी होती क्या है, कई बार क्या होता है कंपनी तुम्हारी सैलरी रोक देती है ना, हो सकता है तुम्हारा इंक्रीमेंट लगना था बट इंक्रीमेंट नहीं लगा, इंक्रीमेंट लगा तो लेकिन अभी भी तुम्हें पुरानी सैलरी ही मिल रही है, तुम्हारी सैलरी 20,000 से 22,000 हो जानी चाहिए, लेकिन अभी भी कंपनी तुम्हें सैलरी 20,000 ही दे रही है। पॉइंट समझे। और 1 साल बाद तुम्हें सारा का सारा इंक्रीमेंटेड अमाउंट जो 2,000 तुम्हारा रुका हुआ था वो पैसा तुम्हें मिलता है। तो ध्यान रहे एरियर सैलरी पे कब टैक्स देते हैं, जब एरियर सैलरी मिलती है। सैलरी तो ड्यू रिसीव विच एवर इज अर्लियर, लेकिन एरियर सैलरी कब टैक्सेबल होती है, एरियर सैलरी तभी टैक्सेबल होगी जब मिलेगी।
एरियर मतलब रोका गया पैसा, जो कंपनी आपको दी ही नहीं है और ना तो ड्यू भी नहीं की है। सवाल उठता है फिर एरियर सैलरी किस नेचर के होते हैं। जैसे मान लो तुम किसी कंपनी को ज्वाइन किया, तुम्हारे अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा था क्या कि तुम्हारी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं तुमने क्या किया, एक कंपनी ज्वाइन किया 24-25 में, है ना, और वहाँ सैलरी तुमने ज्वाइन की थी 20,000 रुपये, है ना। तो 20,000 रुपये के हिसाब से सैलरी हो, फिर अपॉइंटमेंट लेटर में तुम्हारा लिखा था कि तुम्हारी हाइक कितनी होगी, हाइक होगी 10% होगी, या चलो 10% हम लोग लेके चलते हैं सिंपल लैंग्वेज। तो यहाँ पे 25-26 में तुम्हारी सैलरी कितनी हो जानी चाहिए थी, 22,000 हो जानी चाहिए थी, इतनी हो जानी चाहिए थी। सिंपल तरीके से इतना मल्टीप्लाई बाई 110% हो जानी चाहिए थी। 10% हो जानी चाहिए थी, बट तुमको अभी भी पेमेंट कैसे मिल रहा है, 20,000 ही मिल रहा है। तुम्हारा हाइक जो लगा ना वो 2,000 रुपये तुमको मिला ही नहीं। कंपनी कह रही है अभी कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें हैं इसलिए अभी दे नहीं पाएंगे। पॉइंट समझे। अभी भी तुम्हारी पुरानी सैलरी है, सैलरी तुम्हारी नहीं बढ़ने दिया। 26-27 को फिर तुम्हारी सैलरी बढ़नी चाहिए थी, कितनी हो जानी चाहिए थी अब सैलरी, 24, चलो ठीक है सिंपल लैंग्वेज 24,000 ले लेते हैं। हालांकि ऐसे नहीं होता है, होता है ऐसे, इसका फिर कितना लगेगा X, ये सैलरी हो जानी चाहिए थी। पॉइंट समझे कि नहीं समझे। इस 22,000 का ना 10% बढ़ेगा, अभी भी सैलरी तुमको यही मिल रही है। कितना कम मिला। तो अगर सैलरी टैक्सेबल की बात करें, कितना सैलरी टैक्सेबल है, तो टैक्सेबल सैलरी यही है सर, है ना। कंपनी ने वादा किया था बढ़ाने का, तुम्हारा नहीं बढ़ाया, अभी 20,000 दे रहा है, अगले साल भी बढ़ाया नहीं, फिर 20,000 दे रहा है। अब तुमने कंपनी के खिलाफ केस कर दिया, किसके खिलाफ, कि कंपनी ने मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर में लिख के दिया था लेकिन अभी तक सैलरी नहीं बढ़ा रहा है ना। तो तुम्हारा कन्फ्लिक्ट हो गया किसके साथ, कंपनी के साथ। तुमने कंपनी के खिलाफ केस कर दिया, कोर्ट में केस गया, तुम केस जीत गए, और जज ने जजमेंट दिया, एक तो पहले इसकी सैलरी बढ़ जानी चाहिए, सैलरी अब उसकी कितनी हो जानी चाहिए, इतनी जैसा कि तुमने वादा किया था। तो ये सैलरी तो मिलेगी मिलेगी पूरे 12 महीना, पूरे 12 महीने तुम्हें ये सैलरी मिलेगी, मल्टीप्लाई बाय 12। और जो एरियर सैलरी है वो भी इसी टाइम पे दें आप। तो एरियर सैलरी कितनी थी, एक तो ये नहीं मिला था, पूरे 12 महीना नहीं मिला, प्लस ये भी नहीं मिला था पूरे 12 महीना, और ये 74,400 भी मिला तुम्हें इस साल। कोर्ट ने आदेश दिया, कंपनी ने पेमेंट किया, कंपनी ने 74,400 भी दिया, प्लस ये तो दिया ही दिया 26,620। तो यानी कि इस पे टैक्स कब लगता है, जी हाँ, जब ये पैसा आपको मिलेगा। तो इस समय क्या टैक्सेबल, 25-26 में टैक्सेबल हुआ नहीं, इसमें टैक्सेबल हुआ नहीं, जिस साल एरियर मिलता है उस साल टैक्सेबल होता है। वो अलग बात है, इसमें कुछ टैक्स में छूट भी मिल जाती है आपको, एरियर ऑफ सैलरी में गवर्नमेंट की तरफ से छूट भी मिल जाती है, पूरा 74,400 पे टैक्स नहीं लगता है। विल डिस्कस लेटर ऑन। पॉइंट समझ में आया। तो अगर आपसे वो पूछता है एरियर किस, एरियर सैलरी पे कब टैक्स में लगेगा, एरियर सैलरी पे टैक्सेबल तब होती है जब वो रिसीव होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दे रखा है मिस्टर प्रकाश, एक एग्जांपल दे रखा है। मिस्टर प्रकाश ज्वाइन अ कंपनी फॉर अ सैलरी ऑफ ₹20,000 per month on 1st January 2026. His salary falls due on first day of the next month. उसकी सैलरी कब ड्यू होती है, फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। इन सच ए केस टैक्सेबल सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26 इज विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। जनवरी 2026 की सैलरी 20,000 है, जनवरी में ज्वाइन किया है, सैलरी कब ड्यू होती है, फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो जनवरी की सैलरी कब ड्यू होगी, 1 फरवरी को, तो 25-26 में टैक्सेबल हुआ ये। फिर फरवरी 2026 की सैलरी कब ड्यू होगी, 1 मार्च को, ये 1 मार्च भी किसके बीच में आता है, 25-26 में। लेकिन मार्च की सैलरी जो 20,000 वो ड्यू कब हुई, 1 अप्रैल को 2026 में, वो किस में चली गई, 26-27।
25-26 में सिर्फ कितना टैक्सेबल होगा? 40,000। तो ये लिखा देयर फॉर टैक्सेबल सैलरी फॉर 25-26 इज 40,000। पॉइंट समझ में आया? अब जैक ज्वाइन ए लिमिटेड, मंथली सैलरी ऑफ 16,000, 1 अप्रैल 2024 को उसने ज्वाइन किया था। यही वाला केस है। तो 24-25 में आपने ज्वाइन किया, सैलरी कितनी थी? 16,000 रुपये। सही है ना? अब क्या, इन द ईयर 2026 इंक्रीमेंट डिसीजन वॉज पेंडिंग, उसका इंक्रीमेंट डिसीजन पेंडिंग हो गया। 25-26 में उसका हाइक लगना था, है ना? बट उसको अभी भी पेमेंट कितना मिल रहा है? 16,000 ही मिल रहा है। जो हाइक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, हिज इंक्रीमेंट। और 1 अप्रैल 2026 को, 26-27 को उसका इंक्रीमेंट फाइनलाइज हो गया। हिज इंक्रीमेंट वॉज फाइनलाइज्ड, और जो इंक्रीमेंट था वो 25-26 में 2,000 और 26-27 में 3,000। तो बताओ उसकी सैलरी कितनी हो जानी चाहिए थी? 16,000 पे वो ज्वाइन किया था, प्लस 25-26 में उसकी इंक्रीमेंट कितनी लगी? 2,000। तो 2,000 हुआ, फिर 26-27 में कितना हो गया? 3,000। अब वही उसकी सैलरी कितनी हो गई है? 21,000। 16,000 तो पूरा मिला था, इस साल उसको 2,000 मिलना चाहिए था ना, जोड़ना चाहिए था। कितने महीने का? लेकिन उसको ये 24 मिला क्या? नहीं। इस साल उसकी सैलरी कितनी होगी? 21,000 मल्टीप्लाई बाई 12, ये तो मिला ही मिला। साथ ही साथ वो 24,000 जो पेंडिंग अमाउंट था वो भी कब मिला? 26-27 में मिला है। तो इस साल टैक्सेबल कितना हुआ? तो इस साल टैक्स सैलरी टैक्सेबल हुआ इतना मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस ये 24,000 रुपये और। तो टोटल सैलरी जो टैक्सेबल हुई है ये 2,52,000, 21,000 के हिसाब से पूरे 12 महीना मिला। 24,000 जो पेंडिंग अमाउंट, 2,76,000। तो इसका देखो, 26-27 में उसकी सैलरी हो गई है 21,000 रुपये। 21,000 रुपये के हिसाब से 12 महीना पूरा मिला ही मिला। और 25-26 का जो 2,000 इंक्रीमेंट नहीं मिला था वो 12 महीने से मल्टीप्लाई होकर के मिल गया 24,000। टोटल 276 टैक्सेबल होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन होता क्या है? अब ये सेक्शन किस में आ गया? 19 में। सब लोग को पता है। अब ये सेक्शन किस में आ गया? 19 में। स्टैंडर्ड डिडक्शन देखो है क्या? सैलरी में, सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है ना? कितने का? अगर न्यू टैक्स रिजिम में जाओगे तो 75,000 का। आपकी जितनी सैलरी हो सीधे डिडक्ट कर लो, माइनस कर लो, ठीक है? और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जा रहे हो तो 50,000 सीधा सीधा लेस कर लो। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है। सर किस बात का डिडक्शन मिलता है? गवर्नमेंट ये डिडक्शन क्यों देती है? ये भी तो क्वेश्चन उठता है। तो सर जी ये डिडक्शन इसलिए देता है, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे ये स्टैंडर्ड डिडक्शन देखिए क्या है। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों मिलता है, किस बात के लिए मिलती है? आप पहले इसका रीजन समझो। इसका ये रीजन है, दो डिडक्शन आपको याद रखना है, एक मेडिकल और एक कौन सा? एक होता है कन्वेंस। कन्वेंस क्या, एक तरीके से ट्रांसपोर्ट अलाउंस कह लो। क्या कह लो? ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है ना? उन्हीं दोनों के लिए डिडक्शंस आपको दिए जाते हैं। मैं इसको नीचे कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। एक तो होता है मेडिकल अलाउंस प्लस एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस। सवाल उठता है ये दोनों है क्या? देखो, कोई भी एम्प्लॉय रहेगा, कोई भी एम्प्लॉय अगर रहेगा तो पहला नंबर, जहाँ पे भी वो नौकरी कर रहा है वहीं पे तो उसका घर नहीं ना होगा, या जहाँ पे घर है वहीं पे तो उसकी नौकरी होगी नहीं, ठीक है? तो अगर वो नौकरी कर रहा है कहाँ पे? कहीं, और जॉब कर रहा है कहीं, उसको आने जाने में खर्चा होता होगा कि नहीं होता होगा? होता होगा। तो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने के लिए जो खर्चा होता है उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहते हैं। कौन सा अलाउंस कहते हैं? दिस वन, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। यानी इसको ट्रांसपोर्टेशन में कुछ तो खर्चे होते होंगे। नेक्स्ट, मेडिकल अलाउंस। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि एम्प्लॉय कभी बीमार ही ना पड़े, कभी ना कभी तो बीमार पड़ेगा, उसका इलाज होगा, कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं।
तो पहले क्या था, पहले मेडिकल बिल्स दिखाओ, ये सब दिखाओ तो खर्चा होगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए भी गवर्नमेंट अलग से रिडक्शन देती थी, मेडिकल अलाउंस का अलग से रिडक्शन देती थी। फिर गवर्नमेंट ने दोनों बंद कर दिए, कहते सुनो खत्म, तुम्हें ना तो बिल्स दिखाने की जरूरत है, नहीं है ना तो ये बताने की जरूरत है कितना आपका खर्चा हुआ, ये सबसे कोई मतलब नहीं, हम सीधा सीधा मोटा मोटी ले जाओ 75,000 का रिडक्शन। हम मानते हैं जो भी तुम्हारी सैलरी पा रहे होगे 75,000 रुपये तुम्हारे आने जाने और प्लस मेडिकल का खर्चा होगा साल में, ठीक है, माइनस कर लो सीधा सीधा, तुम्हें कोई बिल्स दिखाने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड एक्शन, दैट्स इट, ले लो। और अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में जाओगे तो 50,000 का डिडक्शन दे देंगे, नए टैक्स रिजीम में आओगे तो 75,000 का डिडक्शन दे देंगे। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? किनको हटाया गया? दो डिडक्शंस हटाए गए, कौन कौन से? मेडिकल अलाउंस का डिडक्शन घटाए हटाया गया, ट्रांसपोर्ट, अब आप इन सब का अलग से डिडक्शन मत क्लेम करिएगा, क्योंकि इन दोनों का मिला के हमने कितना दे दिया सीधा सीधा, 75,000 और 50,000, जिसमें भी आप जाओगे। समझ में आ गया? अब जो देखिए यहाँ पे दे रखा है, और इंटरटेनमेंट अलाउंस का रिडक्शन बताया था, इंटरटेनमेंट अलाउंस का रिडक्शन जो सिर्फ किसके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, अवेलेबल ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लिखा है ना साफ साफ। और क्या लिखा है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो तीनों में से कम होगा। एक्चुअल में तुमको कितना इंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, ये फॉर्मूला चलाना पड़ता है सर। इंटरटेनमेंट अलाउंस एक्चुअल में तुम्हें मिल कितना रहा है, फिर 20% ऑफ बेसिक सैलरी, 20% कह लो या 1/5 कह लो, बात तो एक ही है, ऑफ सैलरी बेसिक है, सिर्फ बेसिक सैलरी, और मैक्सिमम 5,000, इन तीनों में से जो भी क्या होगा कम होगा उतने का रिडक्शन मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी सैलरी कितनी है? 10,000। सपोज करो आपकी सैलरी कितनी है, आपकी सैलरी बेसिक सैलरी है 10,000, ये हो गई आपकी बेसिक, ये होगी सैलरी, और आपको कंपनी इंटरटेनमेंट अलाउंस दे रही है, इंटरटेनमेंट अलाउंस कितना दे रही है? 1,000 पर मंथ, कि बेसिक सैलरी कितनी है? 10,000 पर मंथ, सही है। अब जो देखिए एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिलेगा आपको, 1,000 अगर है तो 12 महीने का कितना मिलेगा? 12,000 मिला, सही है। और फिर क्या कहता है, बेसिक सैलरी का 20% कर लो, तो बेसिक सैलरी का 20% करते हैं, ये जो सैलरी एक महीने का है, मल्टीप्लाई करो इसको कितने से, 12 से, तो 12 महीने का मतलब 1,20,000 हो जाएगा। अब उस 1,20,000 का, है ना, 1,20,000 का कितना प्रतिशत करना है? 20% या 1/5, तो 24,000 हुआ। तो ये हो गया 12,000, ये हो गया 24,000 और 5,000, जो तीनों में से कम हो, कौन कम है? 12,000, 24,000 और 5,000, जो तीनों में से कम हो। 12,000, 24,000 और 5,000 में से कौन कम है? 5,000 कम है, तो 5,000 का रिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, है ना, 5,000 से ज़्यादा का रिडक्शन मिलता ही नहीं है। आपको ये तीनों अमाउंट लिखना है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना हुआ, एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिला था? 12,000, 20% ऑफ सैलरी कितनी आई थी? 24,000, और मैक्सिमम अमाउंट जो गवर्नमेंट ने खुद डिसाइड किया 5,000, जो तीनों में से कम हो, तो तीनों में से कम कौन है? 5,000, 5,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो आपकी जो भी सैलरी होगी, जो भी सैलरी होगी उसका 5,000 डिडक्शन, ये फॉर्मूला है। बोला ना लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट मतलब क्या होता है, जो इन तीनों में से कम होगा फिगर, उतने का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। तो आपको पहले तीनों फिगर लिखने हैं, तो यहाँ पे आपका फिगर आ ही गया था कितना? 12,000। यहाँ भी फिगर आ गया था आपका कितना? 24,000। और यहाँ तो 5,000 ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब तीनों में से कौन कम हुआ? 5,000 हो गया, तो ये ही इंटरटेनमेंट अलाउंस का इतना डिडक्शन आपको मिलेगा। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि एक फिक्स अमाउंट मिला सीधे माइनस कर लो, ना ना, आपको पहले ये फॉर्मूला चलाना है, इस फॉर्मूले चलाने के बाद जो अमाउंट आएगा उतने का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, किस में? इंटरटेनमेंट अलाउंस में।
यानी आपको देखो कंपनी से मिला कितना, एक तरीके से 12,000 मिला, उसमें से कितना एग्जेम्प्ट हो गया, 5,000 माइनस कर लो। यानी यही होता है डिडक्टेबल इनकम। 5,000 आपका माइन, भाई आपको कंपनी से मिला कितना, 12,000, तो क्या पूरा 12,000 हटा दें, पूरा 12,000 का डिडक्शन मिलेगा, नहीं, 5,000 का डिडक्शन मिलेगा। एंटरटेनमेंट लॉस का डिडक्शन मैक्सिमम 5-6 हज़ार है, उससे ज़्यादा नहीं। और क्या है अगला, प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स का कितना डिडक्शन मिलता है? प्रोफेशनल टैक्स भाई जितना भी आपकी सैलरी से कटा उतना डिडक्शन ले लो। वेयर द अमाउंट इज पेड बाय द एम्प्लॉय ऑन हिज अकाउंट इज 100% डिडक्टेबल। मान लो तुम्हारी सैलरी से हर महीना पीटेक्स के नाम पे कुछ पैसा कटा है। पीटेक्स होता क्या है? प्रोफेशनल टैक्स। गवर्नमेंट कहती है, ये नॉर्मली चार्ज कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। आप नौकरी पा गए, इस बात पे टैक्स दो। तुम नौकरी पा गए हो, तुम इनकम कमा रहे हो, इस बात पे टैक्स दो। समझ गए सब लोग? तुम नौकरी पा गए हो, इस बात पे टैक्स दो। दिस कॉल्ड प्रोफेशनल टैक्स। यूपी में नहीं लगता पी टैक्स, दिल्ली में नहीं लगता पी टैक्स, महाराष्ट्र में जाओगे पी टैक्स लगता है, वेस्ट बंगाल में काम करोगे, नौकरी करोगे, तुम्हारा सैलरी से तुम्हारा पी टैक्स कटेगा। पॉइंट समझ में आया? तो अलग अलग जगह पे आप देखोगे आपका पी टैक्स कट रहा है। ठीक, तो समझ में आया? पी टैक्स कितना कटता है? बहुत नॉमिनल सा अमाउंट काटती है, स्टेट गवर्नमेंट लेती है। जैसे मान लो तुम्हारी सैलरी 15,000 तक है तो 1 रुपया नहीं कटेगा। 15,000 से 25,000 है या 30,000 है तो आपकी सैलरी से 100 रुपये कटेगा हर महीना। और 30,000 से ऊपर है तो आपकी सैलरी से 200 रुपये काट लिया। तो 12 महीने में मान लो 200 रुपये भी कटा है तो 2,400 रुपये कटा होगा। तो ये तुमने गवर्नमेंट को ही तो पे किया टैक्स, तो उस पर दोबारा टैक्स दोगे नहीं ना। तो तुम्हारी जितनी इनकम हुई वो 2,400 कटा, माइनस करो, अब जो बचेगा अमाउंट उस पर तुम्हें टैक्स देना है। तो पीटेक्स पे डिडक्शन कितना मिलेगा? जितना भी मेरी सैलरी से पीटेक्स कटा होगा वो पूरा हम अपनी सैलरी में से माइनस करेंगे, उस पर हम दोबारा थोड़ी ना टैक्स देंगे। तो 100% डिडक्शन है। किस सेक्शन के तहत? अंडर सेक्शन 19। ये हो गया सर। अब सर सैलरी का मतलब क्या होता है? इफ समवन आस्क मी व्हाट इज सैलरी, तो सैलरी का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सा, द टर्म सैलरी यूजुअली रेफर्स टू अ कंपनसेशन, एक तरह का कंपनसेशन होता है, पेड पीरियोडिकली, जो आपको पीरियोडिकली मिलता है एक निश्चित अंतराल पे, फॉर अ रेगुलर वर्क या सर्विस परफॉर्म बाय एन एम्प्लॉय। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? फॉर रेगुलर वर्क और सर्विस परफॉर्म बाय एन एम्प्लॉय, तो ये आपको दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल। जब भी आप कोई कंपनी में ज्वाइन करते हो, बिल्कुल एक तरह से आप उसको सर्विस देने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, है ना, अपॉइंट कर रहे हो, तुम वहाँ पे तुम सर्विस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तुम्हें क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है, दैट्स इट। क्लियर? तो एक तरह का क्या सैलरी, क्या एक तरह का कंपनसेशन है जो पीरियोडिकली मिलता है कंपनी से एक रेगुलर वर्क के बदले में। सही है, हम उसको सर्विस दे रहे हैं और उससे हमें क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है। क्लियर? तो ये तो सैलरी की डेफिनेशन है। अलग अलग नाम से पुकारा जा सकता है, सैलरी के नाम से बुलाया जा सकता है, वेजेस के नाम से बुलाया जा सकता है, बात एक ही है। समझ गए? नाउ अब देखिए डिस्क, सैलरी की डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सैलरी, सैलरी इंक्लूड द फॉलोइंग, सैलरी में ये सब चीज़ें आती हैं। सैलरी तो आती है, वेजेस भी आता है, एनी एनिटी और पेंशन, जो पेंशन नहीं पाते मंथ एंड में, रिटायरमेंट होता है जब रिटायरमेंट के बाद हर महीने आपको पेंशन मिले, वो पेंशन भी किसकी डेफिनेशन में आती है? सैलरी ही है। किस हेड में आएगी? सैलरी हेड में आएगी। ग्रेजुटी, ग्रेजुटी, अगर तुम किसी कंपनी में कंटिन्यूस, पहले का लॉ था लेबर लॉ में, 5 साल कंटिन्यूस अगर सर्विस का किए हो तो हर साल कंप्लीट होने पे तुम्हारी 15 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी बनती है। लेकिन 5 साल कंटिन्यूस काम करना पड़ेगा। अभी शायद वो जो लिमिट है अभी शायद वो रिड्यूस कर दी गई, अब 1 साल हो गया है। अब 1 साल हो गया है, दूसरे साल से। तो ग्रेजुटी मिलती कब है? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन विच एवर इज अर्लियर। कैलकुलेट होगा। ये तुमने 10 साल काम कर लिया किसी कंपनी में और 10 साल बाद जब कंपनी छोड़ के जा रहे हो तो तुम्हें 10 × 15 दिन, 150 के दिन की सैलरी तुमको दे दी जाएगी।
150 दिन का पेमेंट तुम्हें दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन विच एवर इज अर्लियर। लेकिन कंटिन्यूअस जैसे कि पुराने लॉ में तो यही है 5 साल कम से कम काम, क्योंकि 4 साल बाद कंपनी छोड़ के जाएगा तो ग्रेजुटी नहीं मिलती, लेकिन 6 साल बाद जाएगा तो 6 साल का मिलेगा। पॉइंट समझे? वैसे तुम किसी कंपनी में अभी जो नया जो लेबर लॉ आया है फिलहाल, है ना, एक बार क्लियर कर लेना कि 1 साल है कि 2 साल है, कंटिन्यूअस काम करने पे तुम्हारी ग्रेजुटी बनना शुरू हो जाती है। समझ गए? तो अगर तुमको किसी कंपनी से ग्रेजुटी मिल रही है सर, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सैलरी, वो सैलरी डेफिनेशन में ही आएगा। नाउ एडवांस सैलरी क्या होती है? एनी एडवांस सैलरी, अगर हम एडवांस सैलरी उठा रहे हैं तो एडवांस सैलरी भी सैलरी की डेफिनेशन में ही आएगी। सपोज करो तुमने 12 महीने की सैलरी उठाई, समझ गए, मार्च में तुमने कहा अपनी कंपनी से सर बड़ा खर्चा है, बड़ा दिक्कत है, ऐसा करिए अप्रैल की सैलरी भी दे दीजिए एडवांस। कंपनी ने दे दिया, तो ध्यान रहे इस साल कितने महीने की सैलरी पे तुम्हें टैक्स देना होगा? 13 महीने की। तुमने उठा लिया ना मार्च में ही, अप्रैल की सैलरी कब उठा लिया? मार्च में। तो तुमने लिया अगले साल कितने पे देना होगा? 11 महीने पे। बिल्कुल। अकाउंटिंग लॉ अलग है, इनकम टैक्स का लॉ अलग है। अकाउंटिंग कहता 12 महीना, जिस साल की इनकम उसी साल दिखाओ। ये अकाउंटिंग नहीं, ये इनकम टैक्स है, ये अलग लॉ चलता है। पैसा उठा लियो, टैक्स दे दो। समझ गए? नेक्स्ट क्या है? एनी फीस, कमीशन, तुम कंपनी से फीस के नाम पे कुछ ले रहे हो, कमीशन, कंपनी ने कहा तुम भी मेरा सेल्स करा दोगे, तुमको भी कमीशन दे देंगे। होता है कि नहीं होता है? परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स अभी समझा आपने, पर्सनल बेनिफिट, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, प्रॉफिट में कुछ शेयरिंग कर देना, इन एडिशन टू एन एनी सैलरी, सैलरी के अलावा या वेजेस के अलावा, ये सब सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होता है। एनी पेमेंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड इन लीव नॉट अवेल्ड बाय द एम्प्लॉय। कई बार जब तुम कंपनी ज्वाइन करोगे तो तुमको कुछ छुट्टियां मिलेंगी कि भाई तुम इतनी छुट्टी ले सकते हो, उसको बोलते हैं प्रिविलेज लीव। क्या बोलते हैं? प्रिविलेज लीव। सो तो प्रिविलेज लीव आपको मिलता है। मान लो सपोज 10 साल भर में 10 दिन की छुट्टी मिल रही है आपको, साल भर में 10 दिन कभी भी छुट्टी आप ले सकते हो। आपने सिर्फ 2 ही छुट्टी ली, 8 छुट्टी आपकी बच गई, तो गौर गौर कंपनी क्या कहती है? वो 8 दिन का पेमेंट आपको कर देती है। कब करती है? साल के एंड में ही कर देगी। कई कंपनियां, प्राइवेट कंपनियों में खासकर होता है, साल के अंत में जितनी छुट्टी आपकी बची आपने नहीं लिया, उसका आपको पेमेंट कर देती है। तो वो टैक्सेबल है सर, वो सैलरी हेड में ही आती है। और कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी छुट्टियां काउंट करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, और कब देगी? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन विच एवर इज अर्लियर। तो पता चला किसी कंपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हाँ दोनों ही केस में टैक्सेबल है, बस जब रिटायरमेंट पे लेते हो तो उसमें कुछ एग्जेम्पशन मिलता है, छूट मिल जाती है, लेकिन है वो तो सैलरी में ही ना, वो सैलरी की डेफिनेशन में ही आएगा, उसको बोलते हैं लीव सैलरी। लीव मतलब छुट्टी, छुट्टी का पैसा, जो छुट्टी तुमने नहीं लिया। ठीक है, ठीक है, वही है। क्लियर हो गया? सो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। सबका अलग अलग देखो पॉलिसी होती है, सबकी अलग अलग पॉलिसी है। गवर्नमेंट ज़्यादातर जगहों पे 10 से 15 दिन की छुट्टी मिलती है। बिल्कुल 10 से 15 दिन प्री, अलग अलग नाम से होता है ना, पीएल होता है, सीएल होता है। कुछ छुट्टियों का होता है पेमेंट आपको नहीं किया जाता, आपको जरूरत पड़ेगी तो लीजिएगा, नहीं जरूरत पड़ी तो नहीं लीजिए, उसका कोई पैसा नहीं देंगे। और कुछ छुट्टियां होती है, इसको प्रिविलेज लीव कहते हैं, आपको जब मन करे आप ले लीजिएगा, ये आपका अधिकार है। और अगर आपने उसका भी यूज नहीं किया तो उसका पैसा हम देंगे। समझे कि नहीं समझे? अब लीव सैलरी सर सैलरी में ही टैक्सेबल होती है। द एनुअल एक्सेलरेशन रिकॉग्नाइज पी प्रोविडेंट फंड ऑफ एन एम्प्लॉय एक्सटेंडेड टू द चार्जेबल टू टैक्स। आपकी सैलरी से हर महीना ना पीएफ का पैसा कटता है, और कल को जब वो पीएफ का पैसा उठाओगे वो भी तो सैलरी हेड में आएगी, सैलरी का ही तो पैसा मिल रहा है। ट्रांसफर बैलेंस रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एक्सटेंड टू द चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है, प्रोविडेंट फंड का पैसा जो आपको मिलता है रिकॉग्नाइज्ड। कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एनी अदर एम्प्लॉयर प्रीवियस टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय अंडर द पेंशन स्कीम। तुम्हारे पेंशन स्कीम में अगर गवर्नमेंट भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है, वो भी तुमको मिल रहा है, वो भी किस हेड की इनकम होगी? सैलरी हेड की इनकम।
तो कहने का मतलब है सैलरी की डेफिनेशन में ये सारी चीज़ें आती हैं। क्लियर? तो अब पढ़ना है आपको ये कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। कंपुटेशन क्या होता है एग्जैक्टली? ये प्रैक्टिकल काम है, कैलकुलेशन। इनकम टैक्स में हम इसे कंप्यूटेशन कह रहे हैं और नॉर्मल लैंग्वेज में हम कैलकुलेशन कहते हैं। हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं कि आपकी टैक्सेबल सैलरी क्या हुई। और आपकी टैक्सेबल सैलरी अगर मैंने निकाल ली, सपोज आपकी टैक्सेबल सैलरी आ रही है 7.5 लाख रहे, तो इसको ना 7.5 लाख पे मुझे टैक्स निकालना है। 7.5 लाख पे मुझे क्या करना है? टैक्स कैलकुलेट करना है स्लैब रेट के आधार पे। तो ये तो कैलकुलेट करना मेन है। तो इसमें देखो 5 पॉइंट मैंने अपनी तरफ से दिए, है ना। तो पहला क्या है, फर्स्ट क्या है, बेसिक सैलरी। फर्स्ट नंबर पे ये सारे जितने भी पॉइंट, अगर आपको बेसिक सैलरी मिल रही है, पेंशन मिल रही है, एनएटी, बोनस, कमीशन, एरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, लीव सैलरी, जितनी भी मिली इन सबको फर्स्ट नंबर पे रखिए। इसमें ऐड करिए टैक्सेबल अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होता है सर? जो एडिशनल पेमेंट्स आपको दिए जाते हैं एडिशनल खर्चे के लिए, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अलाउंसेस। जैसे डीए, महंगाई भत्ता, आपको पता है हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए डीए बढ़ाया जाता है, आपका डीए दिया जाता है। कहीं किराए का मकान आपके जहाँ पे आप नौकरी करते हो, जहाँ नौकरी करते हो वहाँ आपका मकान नहीं है, तो किराए का मकान के लिए आपको कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, लो 4,000 रुपये कहीं किराए का मकान लेके रह लो। तो ये एडिशनल पेमेंट आपको दिया जा रहा है ताकि तुम्हारे जो एडिशनल एक्सपेंसेस है वो मीट आउट हो सके। तो अलाउंसेज होते हैं, ये मिल रहे हैं तो वो भी ऐड करिए। फिर अगर आपको क्या मिल रहा है, परक्यूजिट्स मिल रहा है। थर्ड नंबर पे किसका नंबर आता है? परक्यूजिट्स का। क्या है? तो परक्यूजिट्स मिलता है तो थर्ड नंबर पे क्या करिए, परक्यूजिट्स को भी ऐड करिए। पर्सनल बेनिफिट्स, आने जाने के लिए कार, रहने के लिए घर, बातचीत करने के लिए मोबाइल, ये सब दिया गया है। तो वो सब किस में आता है? वो सब आता है परक्यूजिट्स में। समझ गए? नेक्स्ट, परक्यूजिट्स के बाद क्या होता है? परक्यूजिट्स के बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी और एम्प्लॉयज, है ना। प्लस यहीं पे हम लोग ऐड कर देते हैं, प्लस यहीं पे हम लोग कर लेते हैं ये इंटरेस्ट। अगर आपके उस सैलरी में क्या मिला, आपका इंटरेस्ट भी उसमें ऐड हो रहा है। इंटरेस्ट मतलब पीएफ पे क्या हो, पीएफ जो तुम्हारा कटता है ना, उस पर ब्याज बनता है, वो ब्याज भी तुम्हारी सैलरी रेट की इनकम। अब क्या होगा, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। ठीक है ना, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है। ठीक है, तो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी अगर है तो वो भी आपकी सैलरी में ऐड होगा, जिसलिए आपको प्रॉफिट में कुछ हिस्सा दिया जा रहा है, आप कंपनी एम्प्लॉय। अब इन पांचों पॉइंट को जब जोड़ोगे तब आपकी ग्रॉस सैलरी आती है। अब इस सैलरी में आधे और डिडक्शन मिलेगा, किस सेक्शन के तहत? अंडर सेक्शन 19। तो जब ये सैलरी, ये डिडक्शन लेस करोगे, ये डिडक्शन तुमको लेस करना है, समझ गए। ये सारे सेक्शन में हटा देता हूँ, अब मैं सीधे लिख दूँ 19, पुराने सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है अब, है ना। और ये बहुत पुराना है 40,000, ये भी हटा रहा हूँ। मैक्सिमम कितना मिलता है? दो डिडक्शन है, 50,000 या फिर, क्लियर है सबको 75 किस केस में। फिर ये डिडक्शन क्या मिलता है अंडर सेक्शन 19 में ही। अब ये 19 बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, क्यों, ऊपर तो 19 लिख दिया ना। ऑलरेडी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैक्सिमम कितना मिलता है? 5,000 का डिडक्शन मिलता है एंटरटेनमेंट अलाउंस में। प्रोफेशनल टैक्स अगर आपकी सैलरी से कटा होगा तो उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा, जितना भी आपका सैलरी से कटा है आप माइनस कर लो। तो ग्रॉस सैलरी में से ये तीन चीज़ें लेस हो जाएंगी, तब जो अमाउंट बचेगा उसी को कहेंगे इनकम चार्जेबल टू हेड ऑफ सैलरी, या टैक्सेबल सैलरी बोलते हैं, जिसपे स्लैब रेट लगता है। इस पे स्लैब, जो ये इनकम आएगा इस पे स्लैब रेट लगेगा। तो पहले आपकी सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, पहले आपकी सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी भाई, कि आपको कंपनी ये सब कितना दे रहा है, अलाउंसेस कितना दे रहा है, परक्यूजिट्स क्या है, पीएफ का कितना है। 12% से ज़्यादा अगर आपके पीएफ में कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर तो आपकी सैलरी में ऐड होगा, ध्यान रहे। ठीक है ना। और पीएफ के ऊपर ब्याज अगर इतने से ज़्यादा बनता है 9.5%, तो भी आपकी सैलरी में टैक्सेबल है।
प्रॉफिट टू सैलरी से ये भी तो टैक्सेबल है, ग्रॉस सैलरी आ गई। अब इसमें डिडक्शन बस इन तीनों का करना है। तो ये रहा आपका कंपुटेशन, मैं सेव कर देता हूँ। क्लियर है सबको, कहीं कोई दिक्कत? तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर आगे स्टडी करेंगे। अब हम लोग को यही समझ लो, ये पांचों पॉइंट हैं सैलरी में, ये पांचों पॉइंट अलग अलग सीखना है। पहले इसको सीखेंगे, फिर इसको सीखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, एक एक करके। सो सैलरी इंटरेस्टिंग है बिकॉज आपको पता है आप कल को जॉब करने जाओगे, आपको भी सैलरी मिलेगी, तो आपकी सैलरी में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी, सब आपको पता होना चाहिए। So that's it for today's lecture. Rest of the part we'll learn into the next class. So thank you.